जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट्स इस साल पेपर दे रहे हैं हाई स्कूल के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने एग्जाम के लिए और अभी से तैयारी में लगे होंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जो पिछले साल के पेपर हैं उसको करा रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, प्लस जो सैंपल पेपर उसको कराया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेक्शन जो है हम ए को लेके चल रहे हैं। सेक्शन ए के सारे प्रश्न करा रहे हैं। पिछला जो आपका क्लास हुआ उसमें आपको प्रैक्टिस सेट कराए, पेपर सेट पिछले वर्ष का जो है 2024 का हमने कराया, उसमें सेक्शन ए ही कराया। अब जो है सेक्शन ए हम कराने जा रहे हैं 2023 का। इसी तरीके से हम 2-3 साल का, कम से कम 3 साल का जो है सेक्शन ए करा लेंगे, देन हम सेक्शन बी पे जाएंगे। इस तरीके से हम करेंगे। पहले सेक्शन ए को हम लगातार कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन ए पर कमांड हो जाएगा। 20 मार्क्स आपको आना है, तो 20 मार्क्स आप आसानी से ले सके। कंफर्म है कि इतना जो आप प्रोसेस करेंगे, इतना जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न इससे आपको आना ही आना है और आप भटकेंगे नहीं। उसको आसानी से करके वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा करके आप आगे बढ़ेंगे। तो सेक्शन ए कंप्लीट होते ही हम सेक्शन बी पर चलेंगे। लेकिन कुछ साल के पेपर हो जाने के बाद सेक्शन ए जो है एक तरीके से आपके हाथ में आ जाए। आप एक बार देखिए तो सही कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन वहीं से उठाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कंपेयर कर रहे हैं, आसानी से कर सकेंगे। जब आप सेक्शन को अलग अलग देख कर चलते हैं, आप ईयरली पूरा पेपर उठा के चलेंगे तो पूरा मैच कराना देखना आपको दिक्कत होगी। लेकिन जब आप सेक्शन ए को लेके चलते हैं और फिर सेक्शन ए देखते हैं अगले वर्ष का, फिर अगले वर्ष का सेक्शन ए, एक सेक्शन आप देख रहे हैं, तो आपको क्लियर होता है कि कैसे प्रश्न में चेंजिंग हो रहा है और कैसा वही प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, केवल थोड़ा थोड़ा अंतर करके वही रिपीट हो रहा है। तो आप सेक्शन ए को पूरी तरह समझ जाएंगे। देन आफ्टर हम सेक्शन बी पे चलेंगे। तो फिर सेक्शन बी चलेंगे तो उसके बाद आप उसी तरीके से जो आपको सैंपल पेपर से लेके आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, उसको लगातार कराते चलेंगे। इस तरीके से आपका जो है बाद में सेक्शन बी कंप्लीट होगा। ऐसे आप सेक्शन सी पर जाएंगे, इस क्रम पे जाएंगे ताकि आपका नंबर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो नंबर सिक्योर करता हुआ जाए। यह नहीं कि आप पूरा का पूरा उठा के पेपर सॉल्व कर लिए और जब एग्जाम में गए तो उतना ही पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगे और दिक्कत हो जाए, आप कर ना पाए। और ये भी पता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, केवल यही नहीं कि केवल मैथ ही देखना है, आपको सारे सब्जेक्ट बराबर कवर करना होगा। इसलिए इसको बैलेंस करके चलना होगा। तो हम आज जो है फिर प्रैक्टिस सेट जो है पेपर सेट पिछले वर्ष का 2023 का सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें जो है सेक्शन ए को ही हम देखेंगे, डिटेल देखेंगे, ताकि उससे आप सेक्शन बी भी कवर कर सकें। जो भी यहाँ बताया जा रहा है सेक्शन ए का ही है, लेकिन इतना डिटेल बताया जा रहा है कि आप उससे सेक्शन बी को आसानी से कर सकें, या बड़े क्वेश्चन में भी आए तो उसको कर सकें। सारे फॉर्मूले से लेकर सारे जो थियरम्स है उसको रिवीजन करते हुए हम चल रहे हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी में चलेंगे। तो अभी और भी सब्जेक्ट आपको देखना है, इसलिए इसको बैलेंस करके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं क्वेश्चन आपको पेपर सेट 2023 का। चलिए, आपके सामने है यह प्रश्न जो दिख रहा है। अब हम देख रहे हैं पहला प्रश्न। इसका जो है हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यह आपको दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताना है, केवल फैक्टर करना है, फैक्टर करके बताना है। तो आपको पता है कि एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, तो वो चीज आपको भी जाननी होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर केवल फैक्टर की बात कर रहा है। किसका कह रहा है? 288 आप इसका जो है फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे फैक्टर निकालेंगे? फैक्टर निकालना आपको पता है कि सबसे पहले आप छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर की ओर बढ़ते जाएंगे, जितनी जरूरत है उतना करते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यह किससे डिवाइड होगा? किससे? इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो सबसे छोटा नंबर हम लेते हैं 2, पहले 2 से करते हैं। 2 से करिए, कितनी बार जाएगा? 1 4 4, अगेन 2 से 72, क्लियर। फिर अगेन 2 से, फिर 2 से, देखते जाइए 2 से हो रहा है, तो जब तक हो रहा है करते जाइए, क्लियर है। अब आगे जाएगा फिर 2 से, अब 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा? अब 3 से हो जाएगा। अगला नंबर बढ़ाएंगे 3, फिर 3 से 1 टाइम। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ।
फैक्टर आपको मिल गया, बशर्ते यह आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर मिल गया, लेकिन आप इसको जो है किस फॉर्मेट में रखेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके आधार पर उस तरीके से रख लेंगे। तो पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है कितना है, 2 कितनी बार है वही काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 इंटू, अब क्या है यहाँ पर देखेंगे 3 कितने बार है, 3 है, 3 कितनी बार, 1 एंड 2 टाइम है, स्क्वायर। यही आपका जो है फैक्टराइजेशन हो गया, केवल फैक्टर होगा। अब देखिए आपको प्रश्न कैसे आ रहे हैं। आपको प्रत्येक साल में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, पिछला भी एग्जाम जो हमको कराया, आपको पेपर सेट कराया और चाहे सैंपल पेपर कराया, सब में एक चीज आपको मिलेंगी कि आपको फैक्टर निकालना और इससे एलसीएम या तो एचसीएम एचसीएफ या तो जो फार्मूला है संख्या 1, जो नंबर दिया रहेगा संख्या 1 इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो आपको फार्मूला है, यह इन तीनों से मिला के प्रश्न एक न एक आ ही जाना है। एक प्रश्न आपको आना है, या तो फैक्टर देगा या एलसीएम एचसीएफ निकालने को देगा, या तो आपको फार्मूले पर आधारित देगा। यह 3 चीजों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिल रहा है हर चीज में। आपको पिछले ईयर में भी देख लिए, सैंपल पेपर में भी देख लिए और यहाँ भी देख रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको फैक्टराइजेशन आना कितना जरूरी है। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 cos थीटा इक्वल टू 1। ये भी ध्यान दीजिए कि हमेशा जो है आपको ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में है सेक्शन ए में जरूर आ रहे हैं जहां पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हैं, हम पिछला भी देखे थे प्रैक्टिस, उसमें पेपर हुआ था, उसमें भी आया था, सैंपल पेपर में भी था और यहाँ भी छोटा सा रहेगा लेकिन रहेगा जरूर। ट्रिग्नोमेट्री से आपको एंगल निकालने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। निकालने का सीधा तरीका है कि पहले नंबर्स को एक साइड कर दीजिए, जितने नंबर्स हैं, जैसे इधर 1 है, राइट साइड है, यहाँ 2 है, इसको भी उधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा के किस वैल्यू का मान 1/2 है cos में, तो आपको पता है sin थीटा और cos थीटा अपोजिट होता है दोनों का। तो यहाँ शुरू करते हैं 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30, 45 और 60 और 90, ये आपको आनी चाहिए। यह वैल्यू जो है आपको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। अब देखिए 0 का 0 होता है, यहाँ 30 का 1/2, इसका जो है √2, यहाँ जो है √3/2 और यहाँ 1। अब जो है cos में जस्ट उल्टा लिख देते हैं, तो उल्टा लिखेंगे क्या होगा, वहां से शुरू करेंगे 1 √3/2, 1/√2 और फिर 1/2, उसके बाद 0। बस यहाँ से उठा लेना है। cos के किस मान का, किसका वैल्यू जो है 1/2 है, तो हम देख रहे हैं 60 डिग्री। दैट मीन्स आंसर आपका 60 डिग्री। यहाँ पे सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के तरीके से, अगर तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया cos 60 डिग्री। यह जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू है cos थीटा। तो यहाँ पर cos हट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। यही आपको करना है। अगर ये थोड़ा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर आपको लिख के दिखाना होगा, यहाँ पे हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही आपको वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्लियर हो रहा है कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न जो है वैल्यू निकालने के लिए थीटा का जो है आपको दे रहा है और आगे भी आएगा, एग्जाम में भी आपको आएगा। देखिएगा, कंफर्म है ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो थोड़े छोटे होंगे, बहुत बड़े इसमें नहीं होंगे, छोटा ही होगा लेकिन आएगा जरूर। बस आपको इसमें दिमाग लगाना है और वैल्यू, ये छोटी सी वैल्यू जो है ये सब याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसका जो है आंसर आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। यह क्वेश्चन जो है आपका प्रोबेबिलिटी से है। तो एक चीज यहाँ भी ध्यान दीजिए, वो यह है कि आपको प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है।
छोटा ही मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। तो आपको कौन कौन सा, देखिए पहले आपको पहला चीज जो मिला है, क्वेश्चन पैटर्न ध्यान दीजिए, जहां से ले रहा है उसी से उठाएगा। अब यहाँ पर पहले नंबर पर वो क्वेश्चन दिया था, कहीं वो चौथे में दे देगा, कहीं वहां दूसरे पे है, कहीं 10वें में दे देगा, ये काम करेगा। लेकिन 20 मार्क्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एकदम सेम उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन टेंजेंट पे मिल रहा है हर जगह, तो टेंजेंट पे आना ही आना है। इस बार के आप एग्जाम में देखेंगे आपको टेंजेंट पे क्वेश्चन मिलेगा। सर्किल का जो टेंजेंट है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है, आपको वो चीज जो है प्रश्न उस पर जरूर आएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या दिया, प्रोबेबिलिटी का है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52। यहाँ 52 कार्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें 52 होते ही हैं, तो 52 टोटल कार्ड्स में से जो वेल सफल्ड है यहाँ से निकाला जा रहा है कितने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कार्ड, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कार्ड जो है प्राप्त करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको कार्ड अगर समझना हो, कार्ड के बारे में पूरी तरह से फिगर के साथ देखना हो, तो आप पिछली क्लास का जो है, पिछला जो पेपर था 2024 वाला जो सॉल्व करा चुके हैं, पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट में होगा, आप उसको देखिए। वहां पर आपको जो है प्रोबेबिलिटी का फिगर के साथ पूरा समझाए हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से कर ले जाएंगे, जो उसको देखे होंगे इसको आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पर एक बार हाईलाइट केवल दे रहे हैं, वहां तो पूरा डिटेल से क्लियर किए हैं, लेकिन यहाँ हाईलाइट दे रहे हैं। टोटल जो है कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड आपके 52 में से जो रेड है वो कितना होता है, जस्ट हाफ 26, और जो यहाँ होता है ब्लैक होता है 26। दोनों जो नंबर्स होते हैं इसके वो इक्वल होता है, 26 और 26 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसका डिटेल बाकी जो हम अभी यहाँ नहीं बता रहे हैं, आप पिछले क्लास में जाके पार्ट 2 में होगा, आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर के जो वीडियो है पार्ट 2 में होगा, तो आप चेक करिएगा उसको, पार्ट 2 में, अदरवाइज 1 में होगा। यहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है 2 में है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको जरूर समझिए, क्योंकि उसमें पूरा फिगर के साथ समझाया गया। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, रेड कार्ड की। रेड कार्ड यहाँ हम बता दिए आपको, इनकी नंबर्स क्या होता है, ये रेड हो गया, यह ब्लैक हो गया। तो रेड कितने हो गए, 26 कार्ड ही आपके पास रेड है, कितने में से, 52 में से। टोटल 52 कार्ड, उसको नीचे रखते हैं टोटल, और कितने में से आना है रेड, 26। 52 जो है टोटल कार्ड है, और कितना रेड आ सकता है, तो मैक्सिमम 26, तो उसको आप रख लीजिए 26। इसको क्या कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा, कितने जाएगा, 2 टाइम होगा, तो क्या होगा 1/2, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपको कार्ड का पता चल गया। कार्ड का डिटेल जरूर पढ़िएगा, प्लेइंग कार्ड करके उसमें आपको मिल जाएगा, जरूर उसको देखिएगा। यहाँ पर तो छोटी चीज बता दी है, तो यहाँ से इससे प्रश्न आना है, इसलिए कार्ड का अगर एक बार आप वो देख लेंगे डिटेल, तो आपको प्रश्न फंसेगा ही नहीं, क्योंकि उसको याद रखेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1/2, आपका दूसरे का जो आंसर आ रहा है 1/2। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। देखिए क्या दिया हुआ है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0 इज, आपको क्या बताना है, डी की वैल्यू। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको डिस्क्रिमिनेंट जो है डी निकालना है। तो डी का आपको क्या पता है, डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। क्लियर है, यही होगा। तो वैल्यू रख के देखते हैं, ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा डी। b की वैल्यू क्या है, b जो है x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x कोफिशिएंट कितना है, यहाँ +b, यहाँ कितना -5, तो लिखेंगे -5 का स्क्वायर -4, यहाँ 4 हो गया, इंटू a की वैल्यू कितना है, a 2 है। ठीक है, a जो है x² का कोफिशिएंट 2 है, इंटू c क्या है, कांस्टेंट, c का क्या है, +c है, यहाँ क्या है, -3 है, तो आप लिखेंगे -3। तो इसको सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इंटू -3। देखिए यहाँ माइनस है तो यह माइनस आगे आएगा, तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 36, 4 2 जा 8, सॉरी गलत हो गया 24। क्लियर है अब? तो यहाँ पर प्लस क्यों हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब इनको जो है आप ऐड कर दीजिए, यही आपका d की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या होगा 5 5 4 9 और 4 49, ये आपका d की वैल्यू आ गई। तो क्लियर हो गया। यहाँ से क्या करना है, केवल वैल्यू यहाँ पर रख देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से एक चीज देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे, बस तरीका बदलेगा। क्या यहाँ पर सीधा सीधा निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac आसान कर दिया। टफ करने में क्या करेगा, आपके पास जो कंडीशन पता है d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, इस पर क्वेश्चन दे देगा। यह क्या होता है, रियल का रियल एंड सेम, यह होता है रियल एंड सेम का। सेकेंड जो होता है वो किसका होता है, रियल लेकिन डिस्टिंक्ट का, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का। और जो लास्ट ऑप्शन होता है वह क्या होता है, रियल नहीं होता है, दैट मीन्स नॉट रियल का होता है। इस पर भी आपको दे देता है, यह क्या होता है, नॉट रियल। यही आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है इसी को ध्यान देना होगा। इस पर प्रश्न आएंगे, या तो इस पर डायरेक्ट आ जाएगा या तो ये आएगा, इस पर आएगा। पूछ सकता है कि रियल और सेम सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो आप सीधा रख के बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो बता देंगे वैल्यू अगर 0 आती है तो रियल एंड सेम होगा, 0 से बड़ी आती है दैट मीन्स पॉजिटिव आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, अगर 0 से कम आती है दैट मीन्स माइनस में आता है तो आप कहेंगे नॉट रियल होगा। एक तो ये हो गया, पहला कंडीशन सीधा निकालना, दूसरा ये। तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ जो वैल्यू है इस तरीके से जो दिया हुआ है इसमें कहीं जो है ऐसे हटा के यहाँ के दे देगा और कंडीशन बता देगा कि ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि रियल एंड सेम है, तो के की वैल्यू बताइए। तो वही काम करना है, डी की वैल्यू जो है आपको लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखना है इक्वल टू 0, और यहाँ जो है वैल्यू उठा कर यहाँ रखेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पिछले प्रश्न में हुआ है, आगे भी आएगा। तो इतना ही इसमें प्रश्न बनना है और इससे एक प्रश्न आना है, ये कंफर्म मानिए कि यहाँ से इससे चाहे इस तरीके से एक प्रश्न कंफर्म आना है। देखिएगा इस साल के पेपर में आपको मिलेगा, इसलिए आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। तीनों तरीका इसको एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। जो भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है आप करते जाइए, आपको क्वेश्चन वैसा मिल ही जाएगा। पिछला मिला था ये वाला, इस तरीके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सैंपल पेपर में भी था, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। सैंपल पेपर पहला और जो पिछला पेपर सॉल्व किए हैं 2024 का, 2 अलग अलग पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको करिए, उसके बाद ये करिए, आपका पूरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें ही, लेकिन हम आगे भी कराते जाएंगे। क्लियर हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 0 एंड 0 -3 इज। यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच आपको डिस्टेंस बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। एक तरीका तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं, लेकिन आप पहले ये देखिए क्या होगा। डिस्टेंस जब निकालेंगे इनके बीच तो आपको फार्मूला पता है क्या, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, यही आपको फार्मूला पता है, इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसी से करके देखते हैं कैसे होगा। वैल्यू रखिए जो दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है इसी को कहते हैं ना, ये x1 y1 हो गया, यह क्या हो गया x2 और ये y2, यही होता है 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 है। अच्छा ये चीज तो बार बार आपको बता रहे हैं, यहाँ भी फिर से बता दे रहे हैं कि यह पूरा x2 माइनस x1 का जो स्क्वायर है इसको हम बाद में अगर लिख दें और इसको पहले लिख दें, ये पूरा उठा के आगे लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आंसर अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दिए
y1 माइनस y2 कर दिए, उल्टा कर दिए, तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी उलट फेर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। ये बीच में प्लस ही रहेगा, इसको मत चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसको नहीं बदलेंगे। और यहाँ जो माइनस है माइनस ही रहेगा, साइन आप मत बदल दीजिएगा, साइन वैसे ही रहेगा, यह अपना प्लेस बदल दे, इधर सुधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वैल्यू रख के पहले इस पे देखते हैं, क्या है x2, x2 क्या है 0, 0 माइनस x1, x1 क्या है 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है माइनस 3, y2 माइनस y1, y1 क्या है 0, 0 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखिए यह जो है 0 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 ही रह गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से 0 घटाएंगे तो ये भी माइनस 3 रह जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, खत्म कहानी इसकी। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस, स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस का जो है स्क्वायर प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी भी। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9, और इसको जब ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 9 18 आ गया। यह आपका डी स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ, या इसको रहने दीजिए, स्क्वायर लगाना ही नहीं, ये रूट लगाए हैं तो फिर स्क्वायर क्यों, यहाँ हम रूट छोड़ रहे हैं, ये रूट लगाइए, ठीक है क्लियर। या तो इसको स्क्वायर रखेंगे तो ये हट जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये सही है। अब चलिए 18 हो गया, अभी दूसरा प्रोसेस बताएंगे, इससे भी आसानी से छोटे में हो जाएगा, फिलहाल इसको देख लीजिए पहले। तो 18 हो गया, यहाँ 18 क्या होगा, 18 का रूट कितना होगा, निकल पाएगा नहीं, तो इसको पहले फैक्टर कर दीजिए, क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ये हो जाएगा, देखिए फैक्टर हुआ, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 हो गया। तो यहाँ पर पेयर कौन बन रहा है 3 वाला, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो जो कि अंदर पेयर में है बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 बाहर आएगा √3, तो सॉरी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया √3 और ब्रैकेट में 2, यही आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपको डी सही मिल गया। यह प्रोसेस आपका बेसिक प्रोसेस है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप इससे कर ले जाएंगे। तो एक तरीका हम और बता दे रहे हैं, लेकिन आपको करना इसी से है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा भी बता दे रहे हैं। देखिए कैसे, दूसरा तरीका हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर यह ऑब्जेक्टिव ना होकर आपको सेक्शन बी में दिया होता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो इसको आप शॉर्ट में आसानी से कर सकते हैं, तो कर लें। अब जैसे कि यहाँ क्या दिया, इसको आप वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहला दिया है 3 और 0, दैट मीन्स यहाँ पर हमको चलना कितना है, यहाँ 0 से यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 तक पहुंचे, हमको 3 तक जाना है और 0 ऊपर नहीं जाना है, दैट मीन्स यहीं पर रुक जाना है। तो यह पॉइंट कितना हो गया 3 और 0। अब दूसरा क्या कर रहा है 0 माइनस 3, दैट मीन्स 0 से -3 जाना है, तो y एक्सिस पे नीचे आ रहे हैं, यह x और y का वैल्यू है ना, तो y पर नीचे जा रहे हैं, x पर हम इधर गए, x पर गए, y पर नहीं गए क्योंकि वो 0 दिया है। इसमें क्या है x ही 0 है, दैट मीन्स यहीं पर रहना है, और -3 है तो -3 मतलब नीचे आना है, y एक्स 1 2 3 यहाँ पर आ गए, यह -3 है और इसको हमने मिला दिया। यह पहला पॉइंट यह ए था, दूसरा पॉइंट मान लीजिए बी था, तो हमने यह पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, यही तो कह रहा है, इसके बीच के डिस्टेंस बताइए, दैट मीन्स यही तो बताना है, ये बताना है, ये लाइन ए बी। तो ए बी हम कैसे बता सकते हैं, हमको पता है यह जो है एक त्रिभुज बन गया, देखिए यह एक ट्रायंगल बना 90 डिग्री वाला है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखिए ये बन रहा है, तो इसका जो है पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से हम यहां कितना गए थे 3 गए थे, तो यह दूरी जो डिस्टेंस आपको कितना मिल गई है 3 मिला है, क्लियर, यह डिस्टेंस जो आपको मिला 3 ही मिला था, और इधर हम नीचे की ओर -3 आए थे, तो दूरी है -3 लिखिए चाहे 3 लिखिए, डिस्टेंस तो प्लस में ही होगा, तो 3 ये भी हो गया 3 ये भी हो गया, चाहे -3 लिखें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालिए, तो क्या होता है, इसका जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मींस AB का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर करिए, क्या होगा, पहले 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 3 का स्क्वायर 9 होगा,
दैट मीन्स क्या हो गया 18। यहाँ ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर 18 आया है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में 18, और रूट में 18 को आप कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ही होगा, और 3 ये जो पेयर है बाहर आ जाएगा 3√2। यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही था। यहां से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तब कम समय में जल्दी करना हो तब। यहां से आपको दिख जाएगा सीधा या 3 3 9 यहाँ पहुंच जाएंगे 9 9 18, उसके बाद ये सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते यह ऑब्जेक्टिव है तब, अगर उसमें दिया हुआ सेक्शन बी में दिया तो प्रोसेस से सॉल्व करके उसको दिखाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर एपी से क्वेश्चन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और यह अच्छा प्रश्न है, इससे जो है आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था एपी से, तो इसमें भी आया हुआ है, दैट मीन्स आगे भी आपको रिपीट कर सकता है। तो कैसा क्वेश्चन होगा सेम ऐसे ही होगा, इसीलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, ताकि आपको कई बार ये सॉल्व करते करते आपके जुबान पे हो जाएगा। इसके बाद हम सेक्शन बी पे चलेंगे, तो वहां पर जब सेक्शन बी को करेंगे तो हमारा सेक्शन बी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ताकि जो कमजोर भी बच्चा है वो भी क्वेश्चन कर ले जाए, अपने अच्छा नंबर कम से कम पा ले, या 20 मार्क्स तो क्लियर हाथ में आ जाए। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द 7th term of AP whose first term is 28 and the common difference is -4 is, यहाँ पर आपको पूछ रहा है सीधा सीधा कि फर्स्ट टर्म जो है दे रखा है और 7th टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 7th टर्म जो है क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म है a कितना दिया हुआ है आपके सामने 28, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना दिया हुआ है, वह है -4। इसको आपको करना क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूले पर सेट कर देना है और आप कर ले जाएंगे। कैसे? देखिए क्या है, nth टर्म आप जानते हैं एपी में जो है nth टर्म होता है tn इक्वल टू an प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म जो है इक्वल टू इतना होता है। हमको क्या कर रहा है 7th टर्म, दैट मीन्स t7 कह रहा है यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी। ए मतलब ये पहला टर्म है, a1 ये पहला टर्म है। तो पहला टर्म क्या बोल रहा है 28 प्लस n-1 दैट मीन्स 7 n का मतलब 7 -1 इंटू डी की वैल्यू कितना दे रहा है -4 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ -4 है, अगर माइनस छूटा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, माइनस आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 28 प्लस 7 -1 क्या हो जाएगा 6 इंटू -4, ये हुआ। इसको सॉल्व करिए अब 28 यहाँ पर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6 इंटू 4 24। यहाँ पर जो है 28 माइनस 24 इक्वल टू कितना आया 4। तो आपको t7 दैट मीन्स 7th टर्म जो है मिल गया 4, यही आपका आंसर हुआ। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही मिल गया। यहाँ पर आपको देख रहे हैं पहले भी इसमें प्रश्न आया है और यहाँ भी आया हुआ है, दैट मीन्स आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा, बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप कर ले जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन है केवल, यहाँ पर आपको कितना क्या दिया होगा क्या पता करना होगा। देखिए आपके पास केवल यह 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, यही आपको 4 पॉइंट्स हैं जिसमें से कुछ दे के कुछ पूछ देगा। यहाँ पर जैसे 7th टर्म दे दिया, पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, n दिया कि 7th टर्म है तो ये 7 तो पता ही चल गया, और d जो है आपको दे दिया। तो आप a निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। या तो आपको 7th टर्म दे दिया, पहला टर्म भी दे दिया, d नहीं दिया तो d निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर 4 पॉइंट्स हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ आपको 3 पॉइंट्स हमेशा पता रहेगा और चौथा निकालना होगा। बस यही इससे प्रश्न बनना ही बनना है, इतना ही प्रश्न बनना है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में जो आएगा प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही प्रश्न है, यही 4 टर्म में से एक पूछेगा, 3 दे रखेगा। ये हमेशा मतलब मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्टिव में इससे टफ क्वेश्चन नहीं देगा, इसका यही प्रोसेस रहेगा, यही देगा। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज, और यह ग्राफ, तो प्रश्न क्या है, यह ग्राफ देख के बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरोज बताना है कितना होगा ग्राफ के थ्रू। तो ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पी एक्स, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है एक्स, दैट मीन्स सॉल्यूशन जो इसका होगा, जो जीरोज होगा, वो आप कैसे पता लगाएंगे, जीरोज आप ऐसे पता लगाएंगे कि यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही उसका जीरोज होगा। दैट मीन्स आप देखिए यह ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यह एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, तो आप देखेंगे एक भी जगह कट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसका जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो जो है जीरो होगा, मतलब एक भी नहीं होगा, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, जीरोज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है, जबकि हमने ये y इक्वल टू पी एक्स लिया है जो कि पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो कहीं भी कट नहीं कर रहा है, दैट क्या होगा इसका, तब जीरो जीरो होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। इसी की जगह जैसे पिछले प्रश्नों में हमने किया था, जो पेपर सेट किया था पहले उसमें किया था, इस तरीके से ये कट कर रहा है 2 पॉइंट पर, तो यहाँ पर 2 पॉइंट कट कर रहा है, तो यहाँ पर जीरोस कितना हो गया, इसके जीरोस 2 मिले, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, क्योंकि एक्स एक्सिस को यह ग्राफ जो है 2 जगह कट कर रहा है, इसका 2 जीरो मिला। यह आपको पिछले पेपर का जो सॉल्यूशन किया था 2024 वाला उसमें था। तो यह ग्राफ का आप देख रहे हैं कि प्रश्न जरूर रह रहा है, आपको सैंपल पेपर में मिल जा रहा है पिछले साल के पेपर में, तो आपको यह बताना होगा। इसमें यही प्रश्न आता है इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल का, जो आप अगर देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, वहाँ पर पूरा आपको जो उस चैप्टर का पूरा क्लास जो है स्टेप बाय स्टेप है। तो यहाँ सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, लेकिन एक्स यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, इसलिए एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ 2 जगह कट किया तो इसका सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ जो है एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जीरो सॉल्यूशन। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं, यह जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:7, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर का रेशियो आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ चीजों आपको जाननी होंगी जो सिमिलैरिटी के बारे में है, तो देखते हैं क्या। तो सिमिलैरिटी का क्या कंडीशन है, देखिए अगर आपको यह एंगल एक दिया हुआ है, यह एक एंगल है और यह एक इससे बड़ा जो है आप एंगल मिल रहा है यहाँ पर, ये एंगल अगर आप नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर, यह सिमिलर है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, यह जो है सिमिलर है। सिमिलर होने के कंडीशन में आपको पता है कि इनके जो एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वह इक्वल होते हैं, यह क्लियर हुआ। तो पहली चीज तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दूसरा चीज इनके साइड्स जो है रेशियो होता है वो सेम होता है। रेशियो क्या हो गया, करिस्पॉन्डिंग एंगल का जो रेशियो है करिस्पॉन्डिंग साइड्स का, देखिए ए बी, जैसे हमने लिया ए बी की करिस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर देखिए पी क्यू, सेम जो है आप जो इक्वल एंगल है वो सेम कंडीशन में रहना चाहिए, ये नहीं कि यह इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, नहीं, इसको आप मूव करा के एक जैसा कंडीशन लाएंगे तभी जो सिमिलैरिटी जो साइड्स वाला है वो सही आएगा। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ये एंगल इक्वल इसके है, ये इसके है और यहाँ पर इसके इक्वल है, तब देखिए ए बी अपान पी क्यू हो गया। अब बी सी हम लेते हैं इक्वल टू बी सी अपान, यह बी सी है तो यह क्या क्यू आर, इसके इक्वल होगा, रेशियो है करिस्पॉन्डिंग का है, यहाँ हम बेस लेते हैं, यहाँ भी बेस लेते हैं। अब इधर का लेते हैं ए सी अगर लेंगे तो यहाँ भी क्या पी आर, इस तरीके से यह जो है इक्वलिटी होता है, क्या रेशियो इक्वल होता है करिस्पॉन्डिंग साइड्स का, इसका इसके साथ,
इसका इसके साथ और यहाँ इसके साथ, इस तरीके से इक्वल होता है। दूसरा ये पता चल गया आपको, इस पर भी क्वेश्चन होता है। तीसरा जो होता है एरिया, अगर हम कहें एरिया, जो एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया अगर देखें अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, अगर एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर देखें, अगर यहाँ निकालने को दे दे तो यहाँ भी ये क्या होता है, ये जो रेशियो दिया है इसमें से किसी को उठा के इसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे हम इसको लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर, यही आपका होता है एरिया। किसी भी एक को उठाकर आप स्क्वायर कर देंगे। इसका नहीं मन है आपको, इसका पता है, जिसको जो आपको दिया रहेगा उसका कर लेंगे। जैसे BC दिया हुआ है तो BC अपॉन QR, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यह भी करेक्ट है। ठीक है, चाहे इसका करना चाहें तो उसका कर सकते हैं, इक्वल टू AC अपॉन PR। तो किसी का भी आप स्क्वायर जो है कर देंगे, टोटल का आप स्क्वायर करेंगे, इनके रेशियो का स्क्वायर, तो यही एरिया का रेशियो होता है। यह तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आप इसमें देख सकते हैं वो हो सकता है कौन सा, जो रेशियो है वह पेरीमीटर का। पेरीमीटर का जो होता है रेशियो, उसमें भी आप देख लें, ये आपको सीधा प्रश्न आता है तो सीधा आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर में जब आएगा तो P1 अपान P2 अगर आ जाए तो ये जो रेशियो है यही इक्वल होता है। दैट मीन्स आप सीधा कर सकते हैं P1 अपान P2 इक्वल टू यही होता है। रेशियो जो है पेरीमीटर का यही होगा। इन साइड्स का जो रेशियो होगा, तो आपका साइड्स का दे रहा है 4:7, 4:7 है तो आप P1 अपान P2 क्या हो जाएगा 4/7, यही होगा, सेम वही होगा। क्लियर, 3 रेशियो है, ये तीनों आपको जानना चाहिए। और क्लियर है कि P1 अपान P2 का है, कभी ये दे सकता है, इसको आपको दे सकता है एरिया का, तो इसको भी जान लीजिए कि इसका बस स्क्वायर कर देना है, चाहे जिसका एक का जो है स्क्वायर कर देंगे वो इक्वल होता है। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन 8वां भी कंप्लीट हुआ। अगर P1 और P2 को ये देखना चाहते हैं तो इसको भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको यह भी दिखा देते हैं कैसे होता है, कैसे ये रेशियो इक्वल होता है। देखिए हम इसी को ले रहे हैं, क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है 4:7। अगर 4 है दैट मीन्स इनका रेशियो 4 है, तो ये 4 हो गया तो ये 7 होगा, यही करना है। मान लीजिए यहाँ x ले लेते हैं, इसके साथ x रेशियो में इसलिए x ले लिए। ये वाला 4 है, मान लीजिए इसके साथ हम y ले लेते हैं 4y, तो ये क्या होगा 7y, चूंकि कह रहा है रेशियो 4:7 है। अब यहाँ पर क्या हमने 4z ले लिया, इसका क्या हो जाएगा 7z, यही होगा। अब पेरीमीटर निकालते हैं P1 क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4z, यही होगा, ऐड होगा। P2 निकालते हैं, P2 इक्वल टू, ऐड करिए इसको भी, 7x प्लस 7y प्लस 7z, यही होगा। यहाँ पर इसको अपान कर लीजिए P1 अपान P2, तो इसकी अपान ये होगा। अब करते हैं, ये अपान में कर दिया हमने। अब देखिए P1 अपान P2 इक्वल टू, यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और जो बाहर नीचे क्या बचेगा, नीचे जो होगा 7x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ दोनों जगह x y z है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4/7। दैट मीन्स P1 अपान P2 इक्वल टू 4:7, 4/7, यही आपका जो है आ गया रेशियो, जो दिया था यही रेशियो आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, पेरीमीटर ऐसे ही उसी तरीके से स्क्वायर जब निकालते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं एरिया का, तो यही जो 3 कंडीशन है इसी पर इसमें सिमिलरिटी में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 8वां का जो है ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए एक फिगर आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी जो है पैरेलल है CD के, एंड आगे क्या लिख रहा है, इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ OC इज, लेंथ OC निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये से आपको देख के एक चीज पता चलेगा, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यह प्रश्न टोटली आपका पिछला जो आपने सॉल्व किया था सेम वही चीज है, सिमिलरिटी पर ही है। कैसे आपको पता चलेगा, देखिए जब आपको 2 त्रिभुज, यहाँ देखिए 2 आपको ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल,
2 बन रहा है। ट्रायंगल में आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा जो दिया है 5, पहले तो ये बोल रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, दैट मीन्स यह और यह पैरेलल है। हाइट लंबाई जो है इसकी लेंथ कम है ज़्यादा है उससे मतलब नहीं, लेकिन पैरेलल है। अब देखिए ये वाला जो है 2 दिया है, ये 5 दिया है, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इसका दोनों वैल्यू दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये जो कह रहा है OB 3 सेंटीमीटर है, पूछ क्या रहा है OC, दैट मीन्स वही साइड पूछ रहा है, करिस्पॉन्डिंग साइड ही पूछ रहा है। देखिए आप ये पूछ रहा है, आपको ये दे रखा है। सिमिलैरिटी का जो है ये आप देख रहे हैं, जो रेशियो अभी बताए हैं सेम रेशियो, ऐसे प्रश्नों में आप देखिए 4 होता है, रेशियो वाले पे जब भी देगा तो आपका 2 दे देगा, एक इतना अपन इतना, जैसे 4/7 इक्वल टू 2/AB, यही आपको निकालना होता है। 1 2 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना होगा। ऐसे ही प्रश्न होता है इसमें, रेशियो में ऐसे ही रहेगा, कोई भी ये दे देगा या ये दे देगा, ये निकालना रहेगा, ऐसे ही करता है। तो इसमें जो है आपको इसी तरीके से होता है। तो आपको देखते ही पता चल गया कि यहाँ 3 जो है पॉइंट दे रखा है और चौथा पूछ रहा है, दैट मीन्स हमको क्या करना होगा, सिमिलैरिटी वाला ही फार्मूला लगाना है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, सिमिलैरिटी होगी कहाँ यह समझना पड़ेगा। सिमिलरिटी कैसे आप बताएं कि सिमिलर है, यह आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए OC आपको पूछ रहा है, OC क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो है पैरेलल है। अच्छा, सिमिलरिटी का जब आप साइड्स की बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उसी के थ्रू तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो ये तो हम यहाँ पे कुछ दिखा नहीं सकते, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर दें तो पता चल जाता है कि ये सिमिलर है, लेकिन वो काम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि उसी से तो हमको आंसर निकालना है। दैट मीन्स हमको एंगल को इक्वल कर देना है तो पता चल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है ट्रायंगल, OAB कर लीजिए, OCD कर लीजिए, ट्रायंगल OA या यहाँ से कर लीजिए आसानी होगी, AOB कुछ भी कर सकते हैं, बस जैसा इसका नाम रखिए वैसे इसका भी नाम रखिए। AOB तो यहीं शुरू करते हैं, एंड क्या हो गया, यह ट्रायंगल जो है COD। यह देखिए 2 आपको ट्रायंगल मिले। अब एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करके नहीं चल रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, केवल देख लीजिए, यहाँ समझ में आ गया। यह दोनों जो है इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट के वर्टेक्स के दोनों साइड है, तो यह क्या वर्टिकल एंगल है दोनों। देखिए वर्टिकल अपोजिट, तो यह जो एंगल इसके इक्वल होता है। क्लियर। अब देखते हैं, अब यह 2 लाइनें पैरेलल हैं। अगर हम आप अगर निचली क्लासेज में पढ़े होंगे, 2 लाइनें अगर पैरेलल इस तरीके से हैं, 2 लाइनें पैरेलल हैं, एक तीसरी इसको कट कर रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कुछ एंगल्स के बारे में आप जानते होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड ये देखिए यहाँ पर एक एंगल आपको दिखेगा, ये और ये एंगल, ये क्या होता है, ये एंगल इक्वल होगा। वही चीज आपको यहाँ एंगल मिलेगा, वही एंगल आपको यहाँ मिलेगा। इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि दो लाइनें, थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, 2 लाइनें अगर पैरेलल हैं, इसको एक तीसरी लाइन जो है कट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल्स के रूल हैं वो आपको जानना होगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होता है अल्टरनेट एंगल, ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम बस इतना बता दे रहे हैं हमको जितनी जरूरत है। यहाँ पर तो वर्टिकल अपोजिट हो गया, तो वर्टिकल एंगल यहाँ पर इक्वल होगा ये, ठीक है। दूसरा चीज आपको देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल है यह इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस है, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसको जो है आप बारी बारी देखिए, यह लाइन जो कट कर रही है यहाँ से, तो यह और ये अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, तो ये जो आपस में इक्वल होगा, ये लाइन जो है यह एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर, अल्टरनेट एंगल। अब वही चीज जैसे यहाँ देखिए, अब इस साइड देखिए, इसको जो है ऐसे काट रही है जो लाइन, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह और यह अल्टरनेट एंगल हुआ। यह देखिए
ये जो अल्टरनेट एंगल हुआ, दैट मीन्स तीनों एंगल हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया। कैसे? ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक, ये एंगल अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, इसके जो है इक्वल हो गया। अब यह हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, आपस में जो सिमिलर है, यह ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो जब यह सिमिलर है तो हम सिमिलरिटी का रूल जो है लगा सकते हैं, रेशियो वाला यहाँ पर कर सकते हैं। क्या करेंगे? सेम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो हम कर लेंगे इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? देखिए, हमको किसकी आवश्यकता है, हमको यहाँ और यहाँ इन दोनों की आवश्यकता है, तो पहले इनको कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ए बी, बड़े वाले से देखते हैं, ए बी अपान क्या हो जाएगा? सी डी, ये हो जाएगा सी डी, ए बी अपान सी डी, ये हमको हो गया। दूसरा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये हमको दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो हम इसी को लेते हैं। क्या होगा? ओ बी अपान ओ सी, हमको यही पूछ रहा है, ओ सी निकालना है। तो जो दिया है पहले हम उसी को रखेंगे और जो पूछ रहा है उसको रखेंगे, बाकी इसको हमको जरूरत नहीं है। तो ये एंगल तो समझ में आया था ना, इंटीरियर एंगल है और यह जो है वर्टिकल अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल होगा, बाकी यह रूल पे। तो सिमिलरिटी का यहाँ रख लिए। ए बी की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, बस वैल्यू रख दीजिए 5 है। सी डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सी डी की वैल्यू 2 दिया है और ओ बी की वैल्यू कितना है, 3 है और ओ सी की वैल्यू 2 हमको निकालना है। अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? 5OC हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 5OC इक्वल टू, यहाँ 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, दैट मीन्स OC इक्वल टू क्या आ गया? 6/5, दैट इज योर आंसर। 6/5 जो है इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सिमिलरिटी के 2 प्रश्न मिल गए इसी में, तो सिमिलरिटी का जो रेशियो का जो है ये आपको जानना होगा ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। और सिमिलर कैसे है ये ध्यान देना होगा। यहाँ 3 साइड्स दे रखा है, चौथा पूछेगा, तो ध्यान आपका जाना चाहिए कि सिमिलरिटी से ही रिलेटेड होगा और सिमिलरिटी आपको निकालनी पड़ेगी। सिमिलर कैसे है यह आप अगर दिखा देंगे तो हो जाएगा। और सिमिलर आपको पहचानने के लिए एंगल आना चाहिए कि कैसे इक्वल हो रहा है। यह जो है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहाँ इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन जो ट्रायंगल है अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की तरफ ये भी है, अल्टरनेट एंगल ये भी है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। The sum and the product of zeros of the polynomial px equal to x square plus 5x plus 6 are respectively। आपको यहाँ पर सम निकालना है जीरोज का और देन प्रोडक्ट निकालना है। यह आप देख लीजिए जीरोज पर भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कई क्वेश्चन आ गए हैं। अब उसके बाद यह एक क्वेश्चन आपके सामने है, जीरोज निकालना है यहाँ पर, लेकिन सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो आपको पता होगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा, मान लीजिए जीरो जो है क्या है, एक मान लिया अल्फा दूसरा बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, या यही लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, माइनस बी अपान ए। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। अगर इसको आप ना याद हो, ना देखे हो कैसे सॉल्व होता है ऐसे प्रश्न, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जो आपको प्ले लिस्ट में है, सारा क्लास पूरा क्लास उसमें है। तो यह इसके विषय में पूरी तरह समझाया गया, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पेपर सेट कर रहे हैं, तो यहाँ हम बता दे रहे हैं सम ऑफ जीरो। अब यह जो बी और ए है, सी और ए है, कोफिशिएंट है, यहाँ से कोफिशिएंट उठाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले लिख लेंगे, क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी से तुलना करके वैल्यू रख देंगे केवल। क्या होगा? माइनस बी क्या है? बी देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 5 है, अपान ए वाले में देखिए एक्स स्क्वायर हटा दीजिए तो बचा क्या? यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे। क्या आ गया आपका? इसका क्या आ गया तब? -5, कितना आया? -5। ये आपका सम ऑफ जीरो जो है -5 आ गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
सी अपान 8, दैट मीन्स सी मतलब कांस्टेंट पार्ट, सी यहाँ पर है, यहाँ क्या है, सी की जगह 6 है, तो 6 अपान ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, हटा दिए इन दोनों को, बचा क्या कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 6, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया 6 आ गया, दैट मीन्स -5 और 6 जो आंसर होगा इसका 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर होगा वह आएगा -5 और 6। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट हुआ, इस पेपर में जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सेक्शन ए का। अब जो है सेक्शन ए का ही जो बाकी बचे 10 क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे और भी अच्छे हैं, इसी तरीके से डिटेल हम चलते रहेंगे। आपको जैसा पहले भी बता चुके हैं कि पहले आपको सेक्शन ए के कम से कम 3 सालों या 4 सालों का जो है प्रैक्टिस कराते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। हर सेक्शन को तुलना करते हुए पढ़िए, जैसे आप पढ़ रहे हैं ये देख रहे हैं कि इस पार्ट से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, तो कंपेयर करने में आसानी होगी। सेक्शन वाइज कंपेयर करते हुए करिए। 3-4 सालों के जब आपको सेक्शन ए के हो जाते हैं तो फिर हम सेक्शन बी का करेंगे, उसके बाद देन सेक्शन सी का करेंगे, बाद में आप उसको कंप्लीट एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बढ़ेंगे, पहले सेक्शन ए का कर रहे हैं, तो यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट, इसके 10 क्वेश्चन जो है अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।